So, my dear children, as I said that today I am going to discuss about stoichiometric analysis. ये क्या है बच्चे? इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के बारे में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. तो मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम क्या एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटी के बारे में. तो जो स्टॉइचोमेट्रिक एनालिसिस होता है ये जो स्टॉइचोमेट्रिक एनालिसिस है हमारा, ये हमारा दो तरीके का होता. एक हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और दूसरे को क्या कहते हैं, एक तो होगा ग्रेविमेट्रिक, दूसरा क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. आई बात समझ में? दिस इज व्हाट, ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक. तो देखो ग्रेविमेट्रिक में हम क्या करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक में, तो देखा जाए दोनों के केस में जैसा कि अभी मैंने कहा कि स्टॉइचोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव, क्या कहा मैंने, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. क्या है ये बोलो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये क्या कहलाता है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है. मतलब क्वांटिटी के बारे में हम एनालाइज करेंगे, और ये ग्रेविमेट्रिक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. ये जो होता है यूजुअली क्या होता है, इन ड्राई टेस्ट. क्या कहा मैंने, यूजुअली इन ड्राई टेस्ट होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द मास, वी कैलकुलेट व्हाट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. लिखोगे वी कैलकुलेट इन दिस केस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. आई बात समझ में? अब ये जो कैलकुलेट करते हैं ये क्या होता है, in terms of ग्राम. किसके लिए, यदि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा किस में होगा, यदि कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा सॉलिड के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसे मास के टर्म में एनालाइज करेंगे. ठीक है या नहीं? तो और या फिर दूसरा क्या होगा, बोलो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ठीक है ना? ये किसके लिए, ये वॉल्यूम किस में होगा, बोलो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए. कब होगा, जब ये हमारा क्या होगा बताओ, गैसियस होगा. तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूजुअली इन ड्राई टेस्ट करते, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हम इसमें एनालाइज करेंगे. इन टर्म्स ऑफ ग्राम कब करेंगे, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा सॉलिड स्टेट में होगा. इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम कब करेंगे, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारा गैसेस स्टेट में होगा. यदि वॉल्यूम होगा तो यूनिट क्या होगा बताओ, मिलीलीटर हो सकता है या लीटर के टर्म में आप इसको एनालाइज करेंगे. आई बात समझ में? अब ये जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है ये किस पे होता है, तो लिखोगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वी एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंट हम इसको एनालाइज करते हैं. ठीक है ना? अब ये रिएक्शन कितने तरीके का होता है, कैसा कैसा होता है वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, रिएक्शन जो है हमारा वो क्या है, बेस्ड ऑन क्या हम कहते हैं बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये कैसा रिएक्शन होता है बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब रिएक्शन तो होता तो है लेकिन कैसा कैसा रिएक्शन होता, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. उसके बाद क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैसा कैसा रिएक्शन होता है बताओ, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा. तीसरा आप जानते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं हम इसको.
और एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं बताओ, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। और हम इस एक और कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। कैसे कैसे रिएक्शन कहलाता है? रिएक्शन बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, रिएक्शन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन बेस्ड ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक और रिएक्शन होता है, क्या कहलाता? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले एक एक करके हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बताओ? आप सब लोगों ने 10th में पढ़ा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा? ये मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना लिया। तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से कैल्शियम का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, क्या कहलाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। इसी तरीके से यदि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप SO2 के साथ कराएंगे तो ये क्या बन गया? कैल्शियम सल्फाइड बन गया। कैसा रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये ध्यान देने की बात क्या है, जब कभी भी आप इस तरह के रिएक्शन को लिखें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो देखो इसको मैं बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिएक्शन देखो आपका ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब इस बार इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देता है और इधर इसको कैल्शियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। और अब गौर करो, यदि आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे 2 से डिवाइड करोगे कैंसिल हो गया, 1 हो गया, लेकिन ये क्या बन जाएगा? हाफ, और ये फिर क्या हो गया? 1। तो या तो आप इसी रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करो या यस इस तरीके से। फ़र्क कितना है? यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है। लेकिन चाहे आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, चीज़ एक ही होगा। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ए स्टोइचियोमेट्री, यू नीड टू राइट व्हाट? यू नीड टू राइट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहा हमने? यू हैव टू राइट ऑलवेज व्हाट? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे इसके केस में भी देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, SO2 है, क्या बनाता? कैल्शियम सल्फाइड बनाता। फिर इसी तरीके से देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 है, क्या बनाता है बच्चे बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता। अब देखो यदि मान लिया जाए हम लोग आयरन का ऑक्साइड लेते हैं, O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन सकता है? ये Fe2O3 बन गया। अब जब ये Fe2O3 है तो इसको क्या करेंगे बच्चों बताओ? बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के बाद देखो यहाँ पे आयरन कितना है? 2, यहाँ पे भी आयरन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, लेकिन यहाँ पे कितना है? 3, एक ऑक्सीजन और चाहिए, क्या करेंगे? इसको हाफ कर दो, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। आती है बात समझ में? इसी तरीके से यदि आपको एल्यूमिनियम का रिएक्शन करना है तो क्या करेंगे आप बताओ? 2Al प्लस क्या करेंगे बताओ? Al2O3। इसको 2 से यदि हम बैलेंस करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 4, और 3 2 जा 6, ये आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? बैलेंस हमने केमिकल रिएक्शन लिखा। स्टोइचियोमेट्री में क्या लिखते हैं बोलो? बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये सब जो कुछ भी होता है दिस इज व्हाट? बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होता है। जैसे एक और हम लिख रहे हैं, क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसमें क्या होगा? जैसे मान लो हमने लिखा कॉपर सल्फेट,
अब कॉपर सल्फेट में क्या होगा, जिंक जिंक जो होता है वो कॉपर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक खुद बना लेगा सल्फेट और कॉपर को बाहर कर दिया। मतलब जैसे तुम देखते होगे ना, कई बार आप चेयर पे बैठे हुए हो और चेयर पे बैठे हो, अचानक पिताजी आ जाते और चेयर एक ही रखा है, तो क्या करते, आपको उठना पड़ता और वहाँ पे पिताजी आके बैठ जाते। कैसे रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता, मोर रिएक्टिव जो स्पीशीज होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को हमेशा डिस्प्लेस कर देता, उसको बाहर कर देता। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में। इसी तरीके से जैसे ये जिंक है, अब देखोगे ये जिंक का सल्फेट हमने लिया हुआ है और इसका रिएक्शन आप सोडियम के साथ कराओ तो क्या ये रिएक्शन होगा, ज़रूर होगा। क्यों, क्योंकि ये सोडियम जो है हमारा वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यह भी कैसा रिएक्शन हो गया बताओ, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज यू सी यहाँ पे इसको कौन रिप्लेस क्या, सोडियम। व्हाई, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। इस केस में जिंक कॉपर को क्यों यहाँ से रिप्लेस किया, क्यों, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक तरह का रिएक्शन है जिसे हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा रिएक्शन होता है, देखो इसमें देखना क्या होता है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, इसका रिएक्शन आप कराओ NaCl के साथ, क्या बना देता है, ये बनाएगा आपका AgCl एंड साथ में क्या मिल गया, NaNO3। ये कैसा रिएक्शन हो गया बच्चों बताओ, दिस इज ऑल्सो व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कैसा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा, देखो यहाँ देखो सिल्वर किसके पास चला गया, Cl के पास चला गया, और ये नाइट्रेट किसके पास चला गया, सोडियम। तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, इसलिए इसको कैसा रिएक्शन कहते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई बात समझ में। इसी तरीके से बाय द वे हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर सोडियम कार्बोनेट और ये हमारे पास क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्या इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा बताओ, सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में CuCO3। तो ये भी रिएक्शन हमारा कैसा रिएक्शन कहलाता है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसा कैसा रिएक्शन होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए। अब तक आपने क्या क्या देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, फिर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद लिखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन दैट इज व्हाट, एक्शन ऑफ हीट। अब इसमें क्या है देखो, एक मैं लिखता हूं रिएक्शन, एक्शन ऑफ हीट में आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एक्शन ऑफ हीट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे देखो कि यदि आप लिथियम के नाइट्रेट को हीट करोगे, यदि आप इसको डिकम्पोज करोगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये पता होना चाहिए बनाता क्या है, याद रखना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो इसको हीट करेंगे बच्चे तो ये लिथियम का ऑक्साइड बनाता, साथ में NO2 गैस, साथ में ये O2 गैस बनाएगा। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, यू मस्ट बैलेंस दिस इक्वेशन। देखो लिथियम का क्या बना, लिथियम का ऑक्साइड बन गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है 2, तो हम एक काम करें इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, N2NO2। ऑक्सीजन अब तक में देखो कितना है, 2 to the 4 + 1 कितने हो गया 5, यहाँ पे कितना है 6। तो क्या हम इसको हाफ O2 कर दें, बिल्कुल कर देंगे। यदि हम इसको हाफ O2 कर दिया तो क्या मिल गया, एक ऑक्सीजन तो ये मिल गया, और 2 to the 4, 4 + 1 कितने हो गए 5, +1 कितने हो गए 6। तो देखो इस केस में कितने हो गए, ये 3 2 जा 6, 2 नाइट्रोजन 2 लिथियम 6 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन। और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम के नाइट्रेट को हम कभी भी डिकम्पोज करते हैं बच्चे, तो लिथियम नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन ऑलवेज
स्टेप्स, लिथियम ऑक्साइड, NO2 गैस एंड O2 गैस। लेकिन यदि इसकी जगह पे आपको बताता हूँ, यदि इसके जगह पे आपको सोडियम का नाइट्रेट दिया गया, ठीक है ना, तो ये क्या बनाता है, ये NaNO2 प्लस हाफ O2 बनाता है। तो अंतर आप देख लो, यदि आपको ये एक्शन ऑफ हीट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपको नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है कि आप क्वेश्चन का सही आंसर कर पाओ। इसलिए ये मैं जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कुछ इसमें लिख दे रहा हूँ, ये सब काम का है, ये सब आपको ठीक से याद होना चाहिए। अब इसमें देखोगे सोडियम नाइट्रेट के जैसा कौन कौन सा रिएक्शन आप लिख सकते हो, तो देखो सोडियम भी यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं, रुबीडियम भी यूज़ करेंगे, सीजियम भी आप यूज़ कर सकते हो इस केस में। मतलब क्या है, यदि लिथियम के नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करोगे तो लिथियम नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव लिथियम ऑक्साइड, NO2 गैस एंड O2 गैस। लेकिन यदि सोडियम के नाइट्रेट को आप डिकम्पोज करोगे तो क्या बनाएगा, सोडियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो ये ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये सोडियम का नाइट्राइड बनाता है। यदि पोटाशियम लोगे तो पोटाशियम का बोलो नाइट्राइड बनाता है। रुबीडियम का क्या बनाएगा, ये नाइट्राइड बनाता है। सीजियम का क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा रिएक्शन आज ही याद करा देंगे, ये ऐसा नहीं है बेटा। क्या करोगे, पढ़ना है। फिर मैं भी कहूँगा पढ़ना है, आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, आपको याद करना है, हमें याद कराना है। इसलिए ये रिएक्शन याद रखना है जो और आपको बताना भी है। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मान लिया जाए कैल्शियम के कार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या बनाएगा बच्चे बताओ, कैल्शियम के कार्बोनेट को हीट करते हैं ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CO2 गैस बनता है। बहुत मज़ेदार बात है ये, ठीक है। इसी तरीके से देखो मैग्नीशियम के कार्बोनेट को हीट करेंगे अब तो क्या बनाएगा बताओ, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है। इसी तरीके से देखो लिथियम के कार्बोनेट को आप यदि हीट करेंगे तो क्या बनाएगा बताओ, लिथियम का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनाएगा। लेकिन यदि आप सोडियम के कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये जानते हो क्या बना देता है, ये कार्बोनेट के साथ ये सिंपल इस तरह के आयंस में होता है, ये फ्यूज्ड स्टेट में होता है। सोडियम का कार्बोनेट कभी भी हीट होने के बाद CO2 गैस नहीं देगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। इसमें मैं बात करूंगा, इसके क्वेश्चंस पे बात करूंगा कि कैसे कैसे इसका एप्लीकेशन हम करते हैं क्वेश्चंस में। और ये सिर्फ क्या सोडियम के बारे में है, नहीं, ये सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी होगा, रुबीडियम भी होगा और सीजियम भी होगा। इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, देखो यदि ये एग्जाम्पल याद कर लिया तो इसे भी तो एक साथ याद नहीं कर लोगे आप, अलग से याद करने की इसमें ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एक याद किया अपने आप दूसरा रिएक्शन याद हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया बच्चों बताओ, ये हमने लिखा डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। आई बात समझ में। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग और अब दो मेटल का काम, दो मेटल और भी है, बहुत मज़ेदार मेटल है। कौन कौन सा मेटल होता है याद रखना, ये क्या है, सिल्वर का नाइट्रेट। यदि सिल्वर के नाइट्रेट को आप लो टेम्परेचर पे हीट करते हो तो ये क्या बनाता है, ये AgNO2 प्लस हाफ O2। लेकिन यदि इसे सिल्वर के नाइट्रेट को हम क्या करेंगे बोलो, हाई टेम्परेचर पे हम इसको हीट कर देंगे, है ना, तो ये क्या बनाएगा, ये सिल्वर बनाता है, NO2 बनाता है और ये क्या बनाएगा बच्चों बताओ, O2 गैस देगा। तो जरा हम इसको बैलेंस कर दें, तो बैलेंस कर देंगे तो ये मिल जाएगा या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया,
आपको इसका भी डिकम्पोजिशन याद होना चाहिए। इसी तरीके से यदि मान लो आपको सिल्वर का कार्बोनेट दिया हुआ है, कहता है इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो ये Ag2O बनाता है और CO2, और यह भी टूट जाता है ऑटोमेटिक, और टूटने के बाद क्या बनाएगा, सिल्वर प्लस हाफ O2। इसका मतलब क्या है, यदि आप इस रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, सिल्वर कार्बोनेट व्हेन डिकम्पोज इट विल फॉर्म सिल्वर, है ना, सिल्वर प्लस CO2 प्लस हाफ O2। आज बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत है तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। सिमिलरली इफ mercury carbonate is heated, then this mercury carbonate on heating will give finally mercury plus CO2 plus हाफ O2। इस तरीके से देखो, आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये रिएक्शन याद होना चाहिए, ये रिएक्शन याद होना चाहिए, यह भी याद होना चाहिए, यह भी याद होना चाहिए, यह भी याद होना चाहिए, और सारा कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद करोगे तो फिर वही दिक्कत है। इसलिए आप याद करते चलो और हम आपको याद कराते चलें। आई बात समझ में, तो ये मैंने सिल्वर और मरकरी का याद रखना हमेशा एक्सेप्शनल रिएक्शन होता है जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट। Write down metal bicarbonate whenever heated at high temperature, it gives its metal carbonate with H2O plus CO2 gas. याद रखोगे ना, मैंने क्या कहा, when sodium bicarbonate is heated it is responsible to form sodium carbonate, H2O and CO2। इसी तरीके से यदि मान लिया जाए कैल्शियम के बाइकार्बोनेट को हीट करना है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता है, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा। कोई सा भी मेटल का कार्बोनेट आप ले लो, you can consider any kind of metal carbonate, it is responsible to form MgCO3 plus H2O plus CO2 if magnesium bicarbonate is given। तो इस तरीके से आप ये सारा रिएक्शन, आपको ये सारा थर्मल डिकम्पोजिशन याद होना चाहिए। यदि मान लो पोटाशियम का क्लोरेट दिया हुआ है, क्या दे रखा है, पोटाशियम का क्लोरेट, और आप इसको हीट करते हो तो क्या बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म 2KCl प्लस 3O2। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो आपको याद होना चाहिए। आई बात समझ में, चलो तो हमने ये क्या क्या बात किया बच्चों, हमने आपसे डिस्कस किया है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमने आपसे बात किया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग हमेशा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमेशा क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस लिखते हैं। जैसे देखो ये क्या है, ये बेस है, क्या है, ये बेस है, और ये क्या होता है, एसिड है। इसका रिएक्शन लिखेंगे कैसा, बैलेंस्ड इक्वेशन। यदि ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है तो याद रखना आपके आंसर गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस रिएक्शन को ठीक से याद करो, और याद करो, बढ़िया से करो। तो ये सारे रिएक्शन आपको याद रखने चाहिए। तो जैसे मैंने बात करी आपसे कि ये क्या बेस है, ये क्या एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे को, और जब ये न्यूट्रलाइज करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद ना एसिड बचता है ना ही बेस बचता है। सो आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नीदर एसिड विल बी लेफ्ट आउट नॉर बेस विल बी लेफ्ट आउट, बोथ एसिड्स एंड बेसेस विल बी कंज्यूम्ड 100%।
सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे और अब देखो आप इसके जगह क्या यूज़ कर सकते हो, KOH प्लस Cl, HCl क्या बनाता है ये, KCl प्लस H2O बनाएगा। इसी तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हो बच्चे बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ HCl। अब यदि देखो यहाँ पे लिखना है तो आपको इसे बैलेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, CaCl2, साथ में क्या मिलेगा ये बताओ, 2H2O। तो ये क्या हो जाता है बताओ, बैलेंस इक्वेशन लिख दिया हमने। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड बेस, ये क्या है बताओ, एसिड, ये क्या है बताओ, बेस, ये क्या है बताओ, बेस, ये क्या है बताओ, एसिड। एसिड क्या क्या हो सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताओ, आपको H2SO4 दे सकते हैं, HCl मिलेगा, HBr मिलेगा, H3PO4 मिल सकता है, आपको HNO3 मिल सकता है। ये सारा का सारा एसिड आप यूज़ कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इसी तरीके से हम यदि बेस की बात करें तो कोई भी मेटल का क्या यूज़ करोगे आप, हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, है या नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कैसा रिएक्शन कहते हैं बच्चे बताओ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद जो बातें होती हैं उसको हम कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन कहते हैं बताओ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे देखना, मान लो आपको कोई मेटल दे रखा है, पहले तो रिएक्शन का नाम लिखो, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखते हैं तो इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो लेड का कोई कंपाउंड है, लेड कार्बोनेट, इसका रिएक्शन आप यदि HCl के साथ कराते हो ना तो ये PbCl2 H2O और ये CO2 देता। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है, ये क्या देता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। मतलब ये समझो होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, इसमें आपने क्या किया, लेड कार्बोनेट आपने रखा हुआ है, क्या है इसमें, PbCO3। अब आपने क्या किया, इसमें HCl को मिक्स कर दिया। तो जब आपने इसमें HCl को मिक्स कर दिया बच्चे, तो देखो क्या होता है इसमें, अब यहाँ पे जो है ना, ये नीचे में जा कर के वाइट कलर का कंपाउंड डिपॉजिट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं PbCl2। और इसकी खास बात क्या है, इट इज insoluble in cold water but soluble in हॉट वाटर, ऐसा होता है इसका नेचर। तो ऐसे केसेस में हम कैसा रिएक्शन कह सकते हैं बोलो, हम इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें तुम देखो मैंने यहाँ पे लेड कार्बोनेट लिखा है ना, अब इस लेड की जगह क्या हो सकता है, आप लेड की जगह यहाँ पे सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, मरकरी 2+ भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से कोई सा भी मेटल आयन आप यूज़ करोगे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मान लो, ये तो मैंने मेटल के बारे में बात किया, यदि मान लो कोई एसिड रेडिकल समझते हो, जैसे ये सॉल्ट है ना, तो ये जो मेटल होता है उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं हम, एसिड रेडिकल। जैसे ये देखो कार्बोनेट आयन है ना, इसका रिएक्शन आप BaCl2 के साथ कराओगे तो बेरियम कार्बोनेट का वाइट क्या मिलता है बोलो, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता। इसी तरीके से यदि एसिड रेडिकल सल्फेट आयन है और आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो ये क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। ये कैसा कलर बनाता है बच्चों बताओ, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। यह भी PbCl2 के तरह आपके टेस्ट ट्यूब में जाकर नीचे में सेटल डाउन हो जाता है, बेस पे जाकर ये सेटल डाउन हो जाता है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये हमारा था
ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये हमारा कैसा होता है बच्चों बताओ, ड्राई टेस्ट होता है। कैसा होता है बताओ, ड्राई टेस्ट। लेकिन जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है वो क्या होता है, एक्वस मीडिया, लिख लेना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन एक्वस मीडिया, और इसमें जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, मेजरिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, लिखोगे पॉइंट नंबर 1, कंसीडर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन and focus is on measuring the concentration of reactants and products। ठीक है, और इसमें जो हम लोग रिएक्शन कंसीडर करते हैं, इसमें एक तो हम कंसीडर करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और दूसरा यहाँ पर भी हम लोग करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है या नहीं? तो चलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। राइट डाउन। सो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। रिएक्शन which involves oxidation and reduction simultaneously। एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो एक साथ, हम उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन सा रिएक्शन होता देखो इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, ये MnO2, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम लोग, 2HCl के साथ। तो क्या बनाता है ये देखो, ये बनाएगा MnCl2 H2O प्लस Cl2। अब इस रिएक्शन को का तरीका क्या है याद रखने का, क्योंकि देखो एक तो ये रिएक्शन हो गया, अब इसमें आपको यह भी दे सकता है कि आप रिएक्शन कराइए 2HBr के साथ, साथ में यह भी दे सकता है कि आप रिएक्शन कराइए 2HI के साथ। तो इसमें क्या बनता बच्चों बताओ, MnBr2 साथ में H2O, और ये क्या बनाएगा बताओ, Br2। ये क्या है, MnI2 2H2O और साथ में I2। तो ये रिएक्शन कैसा है बच्चे बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे देखो, ये क्या होता है, ये जो MnO2 है और ये 2HCl, ये पहले आपस में रिएक्शन करके MnCl2 प्लस H2O देते हैं और साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। कैसा ऑक्सीजन बनाता है बच्चों बताओ, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, हम लोग जो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, ये उसके साथ रिएक्शन करने के बाद H2O और Cl2 बनाता। आई बात समझ में? अब आप क्या करोगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, MnO2 प्लस 4HCl, दैट विल गिव MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? और ये याद रखना, इसका कलर पे बात होती है। इसका कलर कैसा होता है बताओ, येलोइश ग्रीन कलर होता है। आई बात समझ में, येलोइश ग्रीन। इसी तरीके से Br2 का कलर कैसा होता है बताओ, ब्राउन होता है। आई बात समझ में? तो ये सारे रिएक्शंस हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए।
इसी तरीके से एक और रिएक्शन है जिसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। कैसे पोटेशियम परमैंगनेट का? तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहा हमने? एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन हम कराएंगे और वो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखोगे ये KMnO4 विथ डाइल्यूट H2SO4 विथ मान लेते हैं हम लोग H2S, तो ये बनाता है बच्चों K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस ये H2O और ये सल्फर देगा। अब इस रिएक्शन को लिखते कैसे हैं ये देखना। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि 2KMnO4 विथ 3H2SO4 ये रिएक्शन करने के बाद बनाता क्या है? K2SO4 प्लस 2MnSO4 साथ में बनाएगा ये 3H2O और 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ये क्या बनाता है? ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है बच्चे। ठीक है, तो अब ये देखोगे ये बैलेंस आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसे बार बार आपको याद करने की ज़रूरत पड़े। देखो ना, ये K2 है, एक सल्फ़र यहाँ से लिया हमने तो K2SO4, मैग्नीज कितना है? 2, तो ये 2 मैग्नीज हो गया, तो पोटेशियम भी बैलेंस कर दिया, मैग्नीज भी बैलेंस कर दिया। अब बात करते हैं सल्फेट कितना है, तो 1 और 2 और ये 2 है, तो 2 और 1 3, तो इसलिए मैंने 3H2SO4 लिया। अब बच क्या गया? देखो पोटेशियम बैलेंस कर दिया, मैग्नीज को बैलेंस कर दिया, सल्फेट को भी हमने बैलेंस कर दिया, बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 3H2, मतलब हम यहाँ पे 3H2O लिख दें तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 to the 8। यहाँ पे ऑक्सीजन अभी तक कितना यूज़ किया हमने? 3। बचा कितना इसमें? 5 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद आप देखो इसमें होता क्या है, देखोगे तो ये H2S है, इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो बच्चे? नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हो जाता है इस केस में? ये H2O प्लस सल्फर बनेगा। अब आपका काम क्या है? यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे कितना है? 1 है। आप क्या करोगे इसको? आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई करते हो? क्योंकि देखो कॉमन है हमारा, रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉमन हो। यदि कॉमन है तो वो कैंसिल होगा ही होगा, आप उसको बैलेंस करके कैंसिल कर लो। इस तरीके से क्या मिलेगा इस केस में? 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। ठीक है, क्या बनाता है? और साथ में 5H2S भी है। ठीक है ना। अब इसमें देखोगे ये क्या है? K2SO4, ये 2MnSO4 प्लस 3 और 5 कितने हो गए? 8H2O प्लस सल्फर कितना हो जाएगा बच्चों? 5S होता है। आता है समझ में? तो बच्चे एक ये रिएक्शन आपको, ये शॉर्टकट है, यदि आप इसको याद कर लोगे तो देखो बहुत सारा रिएक्शन आप लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि भाई ये KMnO4 है और ये क्या है? H2SO4। कैसा H2SO4 है? डाइल्यूट H2SO4 है। आप इसके बाद इसका रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? NaNO2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाता है देखना, ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2MnSO4। साथ में क्या बनाता है बताओ? ये बनाएगा 8H2O। ठीक है, नहीं 8H2O नहीं बनाएगा, ये बनाएगा 5H2O बनाएगा। रुको 3H2O ना, हाँ ये क्या बनाएगा? 3H2O और साथ में क्या बनाएगा? ये देखो 5NaNO2। आई बात समझ में? और ये क्या है? 5NaNO2 और ये बनेगा 5NaNO3। आई बात समझ में? अब ये देखो ये मैंने बैलेंस इक्वेशन क्यों लिखा? एक यहाँ पे कभी मैं 3 बोल रहा, कभी 8 बोल रहा। 8 क्यों आता, 3 क्यों आता? देखो तो हमने अभी 8 लिखा था तो मेरे पास था कि 8 होगा, लेकिन एक्चुअली ये जो 8 बन रहा है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके कारण है। तो जब आप इसका रिएक्शन लिखोगे ना तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इसलिए पहले स्टेप में जितना वाटर बनेगा वही आप यहाँ पे लिखोगे। समझ गए? तो ये जो स्टेप है ये आपको याद रखना है। तो
देखो यदि मैं इस स्टेप को सीधा सीधा उठा करके मैच करके लिख देता हूँ कि 2KMnO4 with 3H2SO4, ठीक है, 2KMnO4 with 3H2SO4 क्या देता है भाई बच्चे, तो 2K2SO4 प्लस 2MnSO4 साथ में क्या देता बताओ, 3H2O। नेक्स्ट क्या मिलेगा बच्चों बताओ, 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिल गया। अब आपको करना है क्या, ये जो NaNO2 है, ये जो NaNO2 है, इसका रिएक्शन आप कराओगे तो क्या बनाता है ये, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म NaNO3। अब आप क्या करोगे, इसका बैलेंस करोगे, ये 5 है ना, यहाँ फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल्ड आउट। जब ये कैंसल्ड आउट होगा तो क्या लिखेंगे हम, 2KMnO4 है ना, साथ में कितना H2SO4 है बच्चों, 3H2SO4, और ये क्या है इस केस में बताओ कितना है ये 5, तो क्या लिखेंगे 5 NaNO2। आई बात समझ में। अब इसके बाद क्या है ये बताओ, K2SO4 प्लस 2MnSO4, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये होगा 3H2O साथ में 5 NaNO3। आया समझ में। तो ये कैसा रिएक्शन था, इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप कहोगे सर इतना सारा बता दिया, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है ये तो बता दो, ठीक है। तो चलो आज मैंने रेडॉक्स रिएक्शन को बताने के लिए एक बेस तैयार किया है, और आप सबों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस रिएक्शन को याद कर लेना, 1 और 1 2, ये इस 2 रिएक्शन को याद करोगे तो आगे चल के इसी पे हम पता नहीं कितने रिएक्शन लिख देंगे। जैसे ये है, इसमें भी पता है इस रिएक्शन को जो मैंने लिखा था यहाँ पे MnO2 के साथ, ठीक है ना, इसको भी आप याद करोगे तो इस पे बेस पे भी बहुत सारा रिएक्शन आप लिख सकते हो। और आगे का जो रेडॉक्स, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसी पे होते हैं। तो हम लोग सारा इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जो हमारे वीडियो होगी उसमें हम इसमें पूरा एनालाइज करेंगे कि ये रेडॉक्स कैसे है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। और एक मैंने आपको पढ़ाया है मोल कॉन्सेप्ट के साथ इक्विवेलेंट वेट के बारे में, तो आप उसको भी एक बार उस इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लो। उसको रिवाइज कर लोगे तो मेरे लिए इसको समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं विप्लव कुमार आप सबों को थैंक यू सो मच बोलते हुए कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। आप इसी तरह से देखते रहिए, आगे भी देखते रहिए, और आने वाले दिनों में बहुत मेहनत कीजिए। मेहनत करके डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए, और बड़े बड़े लोग आप बन करके हम लोगों के यहाँ से जाइए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।